Assalamu alaikum, my dear students. Today I am back with the third lecture in PBS, Parvaz Board Series. My dear students, today we are going to discuss one more important chapter of your board exams, that's microbes in human welfare. Let's begin on a positive note. So, as usual, to begin with some important MCQs, let me discuss number one. Which of the फॉलोइंग पहला एमसीक्यू है विच ऑफ द फॉलोइंग एक्ट्स एज अ क्लॉट बस्टर। देखो मेरा बच्चा मेरा क्लॉट जब अल्लाह ताला ना करे, जब किसी इंसान को एमआई हो जाता है, मायोकार्डियल इन्फ्रैक्शन, जिसको हार्ट अटैक कहते हैं बेटे, हार्ट अटैक के नाम से भी जानते भाई, यानी कि जिससे किसी के ब्लड वेसल के अंदर अगर क्लॉट होता है, वो क्लॉट डिसॉल्व करने के लिए बेटा एमआई के दौरान यही तो होता है बेटा, कई जगह पर क्लॉट बना होता है भाई, तो उससे एक्सेसिव पंपिंग करनी पड़ती है। हम उसकी डिटेल में नहीं जाएंगे भाई। अगर किसी के यहां मान लो किसी भी ब्लड वेसल में क्लॉट बना हुआ हो, यहां पर मान लीजिए ये क्लॉट है बेटा, ठीक है, ये क्लॉट बना हुआ है ब्लड वेसल में, इसको खत्म करने के लिए, बस्ट करने के लिए यूज किया जाता है बेटे एक क्लॉट बस्टर। और इनमें से आपको देखना पड़ेगा कि कौन क्लॉट बस्टर है बेटे, ठीक है ना बेटे। एक्टिनोमाइसिन ए, ये बेटा क्लॉट बस्टर नहीं है, ये डीएनए रेप्लिकेशन को इनहिबिट करता है, इसमें आपको जाने की जरूरत नहीं है भाई। पेनिसिलिन जो है, पेनिसिलिन एक एंटीबायोटिक है बेटा, क्लॉट बस्टर नहीं है, ठीक है। सिट्रेप्टोकाइनेस, यस दैट इज द करेक्ट आंसर माय डियर स्टूडेंट्स, सिट्रेप्टोकाइनेस। थोड़ा मैं और ऐड करूंगा क्योंकि आपके बोर्ड एग्जाम में आ सकता भाई। सिट्रेप्टोकाइनेस है ना बेटा, ये एक एंजाइम है बच्चा मेरा, ये एक एंजाइम है। ये एंजाइम हम आइसोलेट करते हैं या ऑब्टेन करते हैं फ्रॉम ए बैक्टीरिया, बैक्टीरिया का नाम है स्ट्रेप्टोकोकस। बच्चों ये भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा आप लोगों के लिए। ये स्ट्रेप्टोकाइनेस एक एंजाइम है, ऑब्टेन करते हम एक बैक्टीरिया से, और बैक्टीरिया का नाम है स्ट्रेप्टोकोकस। और जो ये स्ट्रेप्टोकोकस से हम स्ट्रेप्टोकाइनेस यूज करते निकालते हैं बेटा, यही स्ट्रेप्टोकाइनेस एक्ट करता है एज क्लॉट बस्टर। अगर खुदा ना खास्ता किसी के ब्लड वेसल में क्लॉट बना है, उसको डिसॉल्व करने का काम ये मेरा बच्चा करता है। तो ये हो गया क्लॉट बस्टर, और ये हो गया पहला एमसीक्यू। स्टैटिन्स जो है ना बेटा मेरा, स्टैटिन्स और प्रोड्यूस्ड बाय, स्टैटिन्स क्या होते भाई, ये होते हैं कोलेस्ट्रॉल लोअरिंग एजेंट्स। अक्सर आज लाइफस्टाइल प्रॉब्लम्स है बेटा, कोलेस्ट्रॉल लेवल हाई है लोगों में, है कि नहीं, और अक्सर ये ना स्टैटिन्स खाते हैं ना, रोसोबास वगैरह आप देखिए घरों में कोई ना कोई बुजुर्ग या कोई ना कोई खाता होगा भाई। स्टैटिन्स क्या होते हैं, मैं पहले ये बात करूंगा स्टैटिन्स के बारे में। ये क्या है, ये स्टैटिन्स, दीज आर कोलेस्ट्रॉल लोअरिंग एजेंट्स। ये है कोलेस्ट्रॉल लोअरिंग एजेंट्स, ये कोलेस्ट्रॉल की लेवल को लोअर डाउन करते हैं बेटे, दीज आर कोलेस्ट्रॉल लोअरिंग एजेंट्स, ठीक है ना बच्चा, वेरी गुड। अब ये कोलेस्ट्रॉल लोअरिंग एजेंट जो है ना बेटा, इसके लिए हम स्टैटिन्स यूज करते हैं। और स्टैटिन्स जो है बेटा, ये हम एक फंजे से ऑब्टेन करते हैं, ऑब्टेन्ड फ्रॉम, ये हम एक ऑब्टेन्ड करते हैं एक फंजे से बेटा, ऑब्टेन्ड फ्रॉम फंजे जिसका नाम है मोनएस्कस परप्यूरिस, मोनएस्कस परप्यूरिस। तो यहां से बच्चा मेरा हम ये ऑब्टेन करते हैं। असल में कोलेस्ट्रॉल बायोसिंथेटिक पाथवे में एंजाइम, कोलेस्ट्रॉल बायोसिंथेटिक पाथवे, देखो अगर आप कोलेस्ट्रॉल खाएंगे भी नहीं बेटा, अंदर ये बनता है, एक एंजाइम होता है HMG कोएंजाइम रिडक्टेस, उस एंजाइम की एक्टिविटी को इनहिबिट करता है। कौन, यही बेटा कौन, स्टैटिन। ये आपने एंजाइम में भी पढ़ा होगा भाई। तो आपका ऑब्जेक्टिव है स्टैटिन्स और ऑब्टेन फ्रॉम यीस्ट से तो नहीं, पेनिसिलियम से नहीं भाई, प्रोपैनिबैक्टीरियम शर्मैनी से नहीं, मोनएस्कस परप्यूरिस, इट इज द करेक्ट आंसर बेटा। यहां से हम ऑब्टेन करते हैं स्टैटिन्स। वेरी वेरी गुड माय डियर स्टूडेंट्स। साइक्लोस्पोरिन ए, अब मामला है ये साइक्लोस्पोरिन ए क्या है, पहले देखना पड़ेगा साइक्लोस्पोरिन ए क्या है भाई। ये एक इम्यूनोसप्रेसिंग एजेंट है। वेरी गुड माय डियर स्टूडेंट्स, इट इज एन इम्यूनोसप्रेसिंग एजेंट।
ये एक इम्यूनो सप्रेसिंग एजेंट है, मतलब इम्यून सिस्टम को थोड़ा लो करता है ये भाई, सप्रेस करता है। अब सर इम्यून सिस्टम को लो करना ये कहां की अच्छी बात हो गई? देखो ये ऑर्गन ट्रांसप्लांटेशन में दिया जाता है। खुदा ना खास्ता किसी बंदे को लिवर ट्रांसप्लांट की जरूरत रहती है या किडनी ट्रांसप्लांट की जरूरत रहती है, वो ग्राफ्ट रिजेक्ट ना हो, उसको जो है ना रिसिपिएंट उसके एंटीबॉडीज उसको खत्म ना करे भाई, ग्राफ्ट की रिजेक्शन के लिए बेटा यूज किया जाता है साइक्लोस्पोरिन ए। तो ये एक इम्यूनो सप्रेसिंग एजेंट है ताकि जो रिसिपिएंट है उसका थोड़ा डाउन रहे, कौन? इम्यून सिस्टम, जब तक ग्राफ्ट वहां अडेप्ट करे भाई। वेरी गुड, इम्यूनो सप्रेसेंट एजेंट की तरह इसको यूज किया जाता है। इसको भी एक फंजे से यूज किया जाता है बेटे, ऑब्टेन फ्रॉम, मैं यहां लिखूंगा इट्स ऑब्टेन फ्रॉम, इसको ऑब्टेन किया जाता है मेरे बच्चे, ऑब्टेन फ्रॉम, कहां से ऑब्टेन किया जाता है? ट्राइकोडर्मा, एक फंगस है भाई ट्राइकोडर्मा, पॉलिस्पोरम ट्राइकोडर्मा ही आप याद रखेंगे तो ठीक है। तो साइक्लोस्पोरिन एक फंगस से बनता है भाई जिसका नाम है ट्राइकोडर्मा, ठीक है ना बेटे, इसको भी नोट कर लेना, ये भी आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट एमसीक्यू है, आने का चांस बहुत है बेटे इसको। तो कहां कब यूज क्या है इसका बेटे? यूज है गिवन इन ऑर्गन ट्रांसप्लांटेशंस, ऑर्गन ट्रांसप्लांटेशंस, ऑर्गन ट्रांसप्लांटेशंस में इसको दिया जाता है बेटा ग्राफ्ट को एक्सेप्ट करने के लिए। तो दैट इज वी हैव साइक्लोस्पोरिन ए। उसके बाद बेटा जी मैं नेक्स्ट एमसीक्यू पर जाता हूं, फ्लॉक इज, फ्लॉक क्या होता है बेटे? एक एग्रीगेशन होता है फंगल फिलामेंट्स और बैक्टीरिया का, बैक्टीरिया का, और क्या होता भाई ये बैक्टीरिया जो होते हैं बेटे, आपने पढ़ा होगा एसटीपी, सीवेज वाटर ट्रीटमेंट प्लांट, जिसमें हम प्राइमरी सेटलिंग टैंक यूज करते हैं, इसमें फिजिकल प्रोसेसेस का यूज करते हैं, फिल्ट्रेशन, सेडिमेंटेशन एंड ऑल दैट, फिर उसको बेटा दूसरी टैंक में, सेकेंडरी टैंक में डाल देते हैं इफ्लुएंट को, ताकि वहां बायोलॉजिकल ट्रीटमेंट किया जाए। वहां पर जब ऑर्गेनिक मैटर डिकम्पोज हो जाता है बेटा, तो वहां पर फंगल ग्रोथ बहुत ज्यादा होती है, और आपको पता है फंगल बॉडी जो है ये हाइफी की बनी होती है और बैक्टीरिया उसमें ग्रो करने लगते हैं बेटा, तो वो एक एग्रीगेशन, एक मॉस बनता है बेटा, उसी को फ्लॉक कहते हैं। तो फ्लॉक इज अ मॉस ऑफ फंगल फिलामेंट्स एंड एरोबिक बैक्टीरिया। हाँ, बैक्टीरिया और फंजे का जो मॉस बनता है, एक एग्रीगेशन बनता है, उसको फ्लॉक कहते हैं। फ्लॉक्स आर प्रोड्यूस्ड ड्यूरिंग एसटीपी, सीवेज वाटर ट्रीटमेंट प्लांट में इसका यूज किया जाता है। इट्स अ टाइप ऑफ बैक्टीरिया, नहीं फ्लॉक एक किसी बैक्टीरिया का नाम नहीं है बेटे, बोथ ए एंड बी इज द करेक्ट आंसर। तो ये भी बेटा आपके साथ यहां डिस्कस हो गया है ना। आईपीएम स्टैंड्स फॉर इंटरनेशनल पेस्ट मैनेजमेंट, इंटरवल पेस्ट मैनेजमेंट, इंटीग्रेटेड पेस्ट मैनेजमेंट। वेरी गुड बेटा, आईपीएम जो है, आईपीएम का फुल फॉर्म है इंटीग्रेटेड पेस्ट मैनेजमेंट, इंटीग्रेटेड पेस्ट मैनेजमेंट। तो ये इंटीग्रेटेड पेस्ट मैनेजमेंट जो है बेटा, मैनेजमेंट जो है ना बेटा, इट्स अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ ऑर्गेनिक फार्मिंग। इसको हम ऑर्गेनिक फार्मिंग में यूज करते हैं भाई, तो ऑर्गेनिक फार्मिंग का हिस्सा है ये इंटीग्रेटेड पेस्ट मैनेजमेंट, है ना बेटा, जिसमें हम एक अलग यूनिक नॉवल तरीके से पेस्ट्स को मैनेज करते हैं, ना कि हम केमिकल पेस्टिसाइड्स का यूज करते हैं। तो ये चीज हो गया बेटा मेरा इसके बारे में। नाउ नेक्स्ट वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दैट वी हैव टू डिस्कस हियर इज व्हाट इज एंटीबायोटिक्स। देखो अगर पहले टर्म पर जाए, एंटीबायोटिक्स टर्म पर जाए हम बेटे, तो एंटीबायोटिक्स टर्म जब आती है तो पहले इसके साथ मैं कुछ चीजें डिस्कस करना चाहूंगा बेटा एंटीबायोटिक्स को लेकर। चलिए अब हो गया, एंटीबायोटिक्स का लिटरल मीनिंग अगर आप देखोगे तो एंटी का मतलब हो गया अगेंस्ट, है ना, एंटी का मतलब होता है अगेंस्ट, बायोस का मतलब होता है बायोस, बायोस का मतलब होता है लाइफ। सर ये तो एंटीबायोटिक्स जो है क्या ये अगेंस्ट लाइफ है? हां है बेटा, बट दिस इज इन कॉन्टेक्स्ट ऑफ पैथोजेंस, दिस इज इन कॉन्टेक्स्ट ऑफ माइक्रोब्स, हार्मफुल माइक्रोब्स या पैथोजेंस या इन्फेक्शन एजेंट्स। देखो भाई हमारे लिए, हम खुदा न खास्ता जब भी कभी किसी बंदे को इन्फेक्शन हो जाता है बेटा, तो डॉक्टर साहब उसको रिकमेंड करते हैं एंटीबायोटिक,
एंटीबायोटिक उसको ठीक करने के लिए कर रहे हैं कि मारने के लिए, उसके अगेंस्ट, लाइफ के अगेंस्ट नहीं भाई, उसको ठीक करने के लिए एंटीबायोटिक्स प्रेस्क्राइब करते बेटा। लेकिन जो पैथोजन डिजीज कॉजिंग ऑर्गेनिज्म होता है उसके लाइफ के अगेंस्ट होते बेटे। तो अगर यहां पर ये अगेंस्ट लाइफ है इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ पैथोजन, तो अगर आप बोलेंगे सर डेफिनेशन अगर लिखनी है एंटीबायोटिक की, तो आप लिख सकते हैं दीज आर केमिकल्स, दीज आर केमिकल्स, ये कुछ केमिकल्स होते बेटा, सिक्रेटेड बाय, बहुत अच्छे बेटा, दीज आर सर्टेन केमिकल्स सिक्रेटेड बाय माइक्रोब्स, सिक्रेटेड बाय माइक्रोब्स, जो माइक्रोब ही सिक्रेट करते हैं। अब सर माइक्रोब्स कौन से? एक्टिनोमाइसीट्स, बैक्टीरिया, फंजाई, ऑल दैट, दीज आर केमिकल्स सिक्रेटेड बाय माइक्रोब्स या बाय सर्टेन माइक्रोब्स रादर, है ना, विच kill or inhibit the, which kill or inhibit the, जो किल करते हैं या इनहिबिट करते हैं द ग्रोथ ऑफ हार्मफुल माइक्रोब्स, हार्मफुल डिजीज कॉजिंग माइक्रोब्स, ये आप लिख सकते हैं भाई। ये हो गई भाई आपको इनकी डेफिनेशन। शाबाश मेरा बच्चा है, क्या है इनकी डेफिनेशन? दीज आर केमिकल्स, है तो ये केमिकल्स, सिक्रेटेड बाय माइक्रोब्स, बाय सर्टेन माइक्रोब्स, सिक्रेटेड बाय सर्टेन माइक्रोब्स, हर कोई नहीं प्रोड्यूस करता भाई, हाँ, विच किल, या तो किल करते हैं ये या इनहिबिट करते हैं ग्रोथ ऑफ अदर हार्मफुल डिजीज कॉजिंग बैक्टीरिया। तो ये हो गया बेटा मेरा एंटीबायोटिक्स का डेफिनेशन। अब इस एंटीबायोटिक्स की डेफिनेशन के बाद जो बेटा मैं दूसरा पॉइंट लिखाऊंगा आपको, फर्स्ट एंटीबायोटिक डिस्कवर्ड वाज पेनिसिलिन, फर्स्ट डिस्कवर्ड एंटीबायोटिक वाज पेनिसिलिन, फर्स्ट डिस्कवर्ड एंटीबायोटिक, जो पहला एंटीबायोटिक डिस्कवर हो गया बेटा, फर्स्ट डिस्कवर्ड एंटीबायोटिक वाज पेनिसिलिन। वेरी वेरी गुड माय डियर स्टूडेंट्स, जो ये पेनिसिलिन पहला एंटीबायोटिक था भाई, हाँ, जो शाबाश डिस्कवर हो गया था, है ना, बाय अलेक्जेंडर फ्लेमिंग, बाय अलेक्जेंडर फ्लेमिंग। तो ये आप मेरा बच्चा जरूर लिख देना ये पॉइंट वहां, अगर आता है तो मुझे यहां पर आप बोलिए भाई, जो फर्स्ट डिस्कवर्ड एंटीबायोटिक था वो कौन था भाई? वो था पेनिसिलिन। आप मुझे बताइए व्हाट इज द मोड ऑफ एक्शन ऑफ पेनिसिलिन, पेनिसिलिन का जो मोड ऑफ एक्शन ऑफ किलिंग द माइक्रोब्स है वो क्या है बेटा? मुझे बेसब्री से आपके कमेंट्स का, आपके आंसर का इंतजार रहेगा बेटा कमेंट सेक्शन में। तो आप क्या करेंगे बेटे, आप देखेंगे कि पेनिसिलिन जो है ये एंटीबायोटिक है, ये हार्मफुल माइक्रोब्स को किल करता है, मगर इसका मोड ऑफ एक्शन क्या होता है? हर एंटीबायोटिक का अपना एक मोड ऑफ एक्शन होता है, कोई ट्रांसक्रिप्शन रोकता है, कोई ट्रांसलेशन को ब्लॉक करता है, ट्रांसलेशन के अलग अलग स्टेप्स को ब्लॉक करते हैं, कोई डीएनए रेप्लिकेशन को ब्लॉक करता है। ये कैसे बेटा एक्ट करता है? फर्स्ट एंटीबायोटिक डिस्कवर्ड वाज पेनिसिलिन बाय अलेक्जेंडर फ्लेमिंग। और जो चांस इसकी जो डिस्कवरी की थी बेटा, दैट वाज अ चांस डिस्कवरी। वो आपको पता है ये काम कौन कर रहे थे भाई? काम अलेक्जेंडर फ्लेमिंग पर कर रहे थे भाई। किस पर? स्टेफेलोकोकस पर, है ना। तो जब उसका अनवॉश कल्चर रह गया था, एक कल्चर उसका जो ये कल्चर कर रहा था एक्चुअली बैक्टीरिया को, कौन? दोबारा से सुनो, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग असल में किनको भाई कल्चर कर रहा था? शाबाश मेरा बच्चा, ये बैक्टीरिया, एक स्टेफेलोकोकस बैक्टीरिया को कल्चर कर रहा था भाई। और उसके बाद जो उसके जो कल्चर मीडिया उसमें यूज हुआ था, या जो उसमें वो क्या बोलते हैं बेटे, पेट्री डिश वगैरह यूज हुए थे कल्चरिंग के दौरान, उनको अनवॉश्ड रखा था। फिर उसने देखा कि एक जो अनवॉश कल्चर प्लेट था उसमें क्या है बेटा, एक मोल्ड ग्रो किया था, एक मोल्ड ग्रो किया था बेटा। और वो मोल्ड के आसपास स्टेफिलोकोकस की कॉलोनीज नहीं आती थी, वो ग्रो ही नहीं कर पाता था। बाद में इसने ये जब और रिसर्च किया बेटा, फाइनली इसको पता चला कि एक फंगस है उधर ग्रो कर रहा है, मोल्ड एक ग्रो कर रहा है जिसका नाम है पेनिसिलियम, और पेनिसिलियम स्क्रीट कर रहा है पेनिसिलिन, और पेनिसिलिन किल कर रहा है बैक्टीरिया को। तो इस तरह इनकी डिस्कवरी हो गई थी बेटा। तो डिस्कवरी ऑफ पेनिसिलिन वाज ए चांस डिस्कवरी। डिस्कवरी ऑफ पेनिसिलिन वाज, जो पेनिसिलिन की डिस्कवरी थी बेटे, पेनिसिलिन वाज सेरेंडिपिटी, यानी ये चांस डिस्कवरी थी, सेरेंडिपिटी, है ना। तो ये बात आप याद करेंगे।
तो आप ये भी एक ऐड कर सकते हैं, फ्लेमिंग डिस्कवर्ड पेनिसिलिन, इसने पेनिसिलिन को डिस्कवर कर दिया while working with a bacteria, while working with a bacteria, है ना, while working with a bacteria, while working with a bacteria Staphylococcus, Staphylococcus, है ना, तो इस बैक्टीरिया पर काम करते करते इन्होंने इसको डिस्कवर कर दिया भाई, ठीक है ना, लिख सको। इसके बाद आप नेक्स्ट पॉइंट लिखेंगे, डिफरेंट एंटीबायोटिक्स हैव डिफरेंट मोड ऑफ एक्शन। जैसा कि अभी मैंने बोला था, डिफरेंट एंटीबायोटिक्स हैव डिफरेंट मोड ऑफ एक्शन, है ना बेटा मेरा, ये भी आप ऐसे याद करेंगे। इसको भाई पेनिसिलिन को वंडर ड्रग भी बोलते थे, एंड डिस्कवरी ऑफ एंटीबायोटिक्स इज वन ऑफ द ह्यूज डिस्कवरीज ऑफ 20th सेंचुरी। तो डिस्कवरी ऑफ एंटीबायोटिक्स इज रिगार्डेड एज द ह्यूज डिस्कवरीज ऑफ 20th सेंचुरी। डिस्कवरी ऑफ antibiotics is regarded as is, or I can write down, is huge discovery of 20th century, है ना बेटा। सर क्यों? बिकॉज इट हैज सिग्निफिकेंटली इंप्रूव्ड द क्वालिटी ऑफ द लाइफ। इसने क्वालिटी ऑफ लाइफ को सिग्निफिकेंटली इंप्रूव कर दिया भाई। बहुत सारी डिजीज जो है उनको कंट्रोल किया गया भाई। मेनी डिजीज वर कंट्रोल्ड यूजिंग व्हाट यू कॉल्ड एज एंटीबायोटिक्स, जिसमें डिप्थीरिया है, जिसमें कॉलेरा है, जिसमें बाकी डिजीज है ना, लेप्रेसी है भाई। तो मेनी डिजीजेस हैव बीन कंट्रोल्ड यूजिंग एंटीबायोटिक्स। तो वो खुद लिख लेना, दे हैव सिग्निफिकेंटली व्हाट यू कॉल्ड एज इंप्रूव्ड द क्वालिटी ऑफ ह्यूमन लाइफ या लाइफ बाय कंट्रोलिंग डिफरेंट डिजीजेस। कुछ तो इरेडिकेट ही होगी भाई, जैसे आप लिख सकते हैं टेटानस एक डिजीज है, इसको कंट्रोल किया गया, डिप्थीरिया है, और भी डिजीजेस है बेटा जो एंटीबायोटिक्स की डिस्कवरी की वजह से बेटा क्या हो गया भाई, कंट्रोल हो गए डिजीजेस। इसलिए एंटीबायोटिक्स को इतना अहम माना जाता है, ठीक है ना। बाद में जब एंटीबायोटिक्स वगैरह की डिस्कवरी होगी बेटा, उसके बाद एक इंपॉर्टेंट चीज है भाई, ये जो पेनिसिलिन है, मैं यहां पर एक ऐड करूंगा, पेनिसिलिन वॉज एक्सटेंसिवली यूज्ड, पेनिसिलिन वॉज एक्सटेंसिवली यूज्ड, इसको बड़ा एक्सटेंसिवली यूज किया गया। इट वॉज एक्सटेंसिवली यूज्ड इन ट्रीटिंग wounded American soldiers during World War II, ये WW का मतलब है भाई वर्ल्ड वॉर सेकेंड। ये जो पेनिसिलिन है इसका एक्सटेंसिव यूज हो गया वर्ल्ड वॉर सेकेंड के दौरान। जो अमेरिका के फौजी घायल हो जाते थे, जख्मी हो जाते थे बेटा, उनको ट्रीट करने के लिए पेनिसिलिन का बहुत जबरदस्त यूज किया गया था। देखो बेटा, डिस्कवर तो मैंने अभी बोला अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने किया था, लेकिन बाद में लास्ट में दो साइंटिस्ट और आए, अर्नेस्ट चेन एंड हॉवर्ड फ्लोरी। उन्होंने बेटा इसका फुल पोटेंशियल एज एन एंटीबायोटिक जो है वो बता दिया। इसलिए 1945 में, इन 1945 तीन साइंटिस्ट लोग जो थे भाई, जिसमें एक था फ्लेमिंग, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग, दूसरा है अर्नेस्ट चेन, तीसरा है हॉवर्ड फ्लोरी। ये भाई देखो, एक बार फिर मैं आपको रिपीट कर रहा हूं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। डिस्कवर तो ये किया था अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने, और उसने इसकी इस एंटीमाइक्रोबियल प्रॉपर्टीज को देखा था, लेकिन इसका फुल फ्लेज्ड एक एंटीबायोटिक ये एक्ट कर सकता है एक बड़ी स्केल पर, इसकी खोज की थी अर्नेस्ट चेन और हॉवर्ड फ्लोरी ने। इसलिए बेटा मेरा 1945 में इन तीनों को नोबेल पुरस्कार से नवाजा गया, इनको इसके लिए नोबेल प्राइज मिला, ठीक है ना बेटा। तो क्या मिला इनको? नोबेल प्राइज मिल गया बेटा। तो इट इज ऑल अबाउट एंटीबायोटिक्स। जो एंटीबायोटिक्स है ना बेटा,
आपको एंटीबायोटिक्स के बारे में इतना इंफॉर्मेशन काफी है, एक बार देख लीजिए आप। तो इतना इंफॉर्मेशन एंटीबायोटिक्स को लेकर इंपॉर्टेंट है बेटा, कर देना, ठीक है। अच्छा, कुछ एंटीबायोटिक्स के नाम बताइए अगर आप लिख सकते हो, और कुछ एंटीबायोटिक्स के नाम आप लिख सकते हैं। पेनिसिलिन तो लिखा, स्ट्रेप्टोमाइसिन है ना, और लिख सकते हैं आप बेटा, जरा और बताइए आप कुछ एग्जाम्पल, शाबाश। टेट्रासाइक्लिन, टेट्रासाइक्लिन ये लिख सकते हैं आप। बहुत सारे बेटे, क्लोरो क्लो क्लोरम फेनिकॉल, क्लोरम फेनिकॉल, तो और भी एंटीबायोटिक्स है बेटे, जितना इट्स लॉन्ग लिस्ट आप ऐड कर सकते बेटे। रोल ऑफ माइक्रोब्स इन हाउस होल्ड प्रोडक्ट्स। देखिए भाई, माइक्रोब्स और इंसानों का ताल्लुक बहुत गहरा है और बहुत पहले से है। हम अपने घरों में भी माइक्रोब्स का यूज करते हैं। आपको पता हो या ना पता हो भाई, इंटेंशनली अनइंटेंशनली वी आर वेरी वेरी मतलब वेरी मच यूजिंग बैक्टीरिया इन आवर हाउस होल्ड चोरस। हम इसको यूज करते हैं। सर कैसे? हाउस होल्ड्स में पहले हम बात करेंगे जब आप प्रोडक्शन ऑफ कर्ड करते हैं भाई। प्रोडक्शन ऑफ कर्ड, प्रोडक्शन ऑफ कर्ड में यूज करते हैं हम बेटा लैब्स। प्रोडक्शन ऑफ कर्ड में हम यूज करते हैं लैब्स। लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया, इसमें लैक्टोबैसिलस की स्पीशीज आती है, जिनको हम कॉमनली कहते हैं लैब्स। लैब्स कहते हैं बेटा लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया। इसमें क्या आते हैं भाई? प्रोडक्शन ऑफ कर्ड में हम लैब्स यूज करते हैं, दैट लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया, जिसमें स्पीशीज ऑफ लैक्टोबैसिलस आ जाती है। जिसमें स्पीशीज ऑफ लैक्टोबैसिलस आ जाती है। प्रोडक्शन ऑफ कर्ड क्या हो जाता है बेटा? जब आप मिल्क को बॉईल करते हैं, आप मिल्क लाते हैं बेटे, इस पे आप इनोकुलम, एक स्टार्टर ऐड करते हैं भाई। इनोकुलम या स्टार्टर कशीरपड़ मियोन गुपुर या तो जोरुन छुवन है ना, ऑलरेडी उसमें मिलियंस ऑफ लैब्स होते हैं। जो ये इनोकुलम होता है या स्टार्टर होता है बेटा, इसमें मिलियंस ऑफ लैब्स होते हैं। क्या होते हैं बेटे मेरे? मिलियंस ऑफ लैब्स होते हैं। क्या करती है बेटा ये स्ट्रेप्टोकोकस, सॉरी लैक्टोबैसिलस की स्पीशीज क्या करती है? ये सिक्रीट करते हैं ऑर्गेनिक एसिड्स। लैब्स जो है ना बेटा, लैब्स क्या करते हैं? लैब्स सिक्रीट ऑर्गेनिक एसिड्स। ये सिक्रीट करते हैं बेटा ऑर्गेनिक एसिड्स को। किनको बच्चा मेरा? ये सिक्रीट करते हैं ऑर्गेनिक एसिड्स को। और ये ऑर्गेनिक एसिड्स क्या करते हैं बेटा? लैब सिक्रीट ऑर्गेनिक एसिड्स। ऑर्गेनिक एसिड्स क्या करते हैं बेटा? मैं कहूंगा ऑर्गेनिक एसिड्स पार्शियली डाइजेस्ट और कोगुलेट, और आई कैन से कोगुलेट मिल्क प्रोटीन, कैसिन जिसको आप कहते हैं, मिल्क प्रोटीन को ये डाइजेस्ट करते बेटा। जब मिल्क प्रोटीन डाइजेस्ट हो गया, ये सेमी सॉलिड जैसा बन जाता है बेटा, जिसको आप कर्ड कहते हैं। दिस इज वेरी मच सिंपल प्रोडक्शन ऑफ कर्ड। हम कैसे करते भाई? आप मिल्क लाते, इसको गर्म करते हैं बेटे। गर्म करने के बाद इसको आप इनोकुलम, स्टार्टर, यवरुन को शिरपड़िया गोबर चुकाना ऐड करते हैं। उसमें मिलियंस ऑफ लैब्स होते हैं बेटा, लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया, उसमें लैक्टोबैसिलस स्पीशीज के मेंबर्स होते हैं। वो क्या करते हैं बेटा? वो सिक्रीट करते हैं ऑर्गेनिक एसिड्स। जब ऑर्गेनिक एसिड्स का सिक्रीशन होता है बेटा, जो मिल्क के अंदर प्रोटीन होता है, केसिन प्रोटीन, वो पार्शियली कोगुलेट हो जाता है, डाइजेस्ट हो जाता है बेटा, और ये जो है सेमी सॉलिड बन जाता है बेटा, जिसको आप कर्ड कहते हैं बेटे। कर्ड इज बेटर देन मिल्क। नाउ व्हाई कर्ड इज, इसके लिए मैं नेक्स्ट स्लाइड ऐड करूंगा बेटा। कर्ड जो होता है भाई, इट्स कर्ड इज बेटर देन मिल्क इन मेनी वेज। नंबर वन, कर्ड जो होता है, इट्स अ रिच सोर्स ऑफ विटामिन B12। विटामिन B12 इसमें बहुत होता है बेटे, ठीक है। तो ये इसका जो है भाई रिच सोर्स ऑफ विटामिन B12 है। कौन? शाबाश बेटा, कर्ड। कर्ड का दूसरा इंपॉर्टेंट फायदा है बेटा, इट प्रिवेंट्स
या इट इंप्रूव, सिंपली हम लिख सकते हैं इट इंप्रूव गट फ्लोरा। जो हमारे गट का फ्लोरा होता है, माइक्रोबियल फ्लोरा, इसको इंप्रूव करता है बाय चेकिंग द ग्रोथ ऑफ हार्मफुल पैथोजेनिक बैक्टीरिया, है ना। तो इस तरीके से जो कर्ड है, कर्ड विटामिन एनरिच्ड होती है बेटे, ये गट फ्लोरा का इंप्रूव करने में मदद करती है, जो आपका गट में अच्छे बैक्टीरिया को रखती है। जो अच्छे बैक्टीरिया नहीं होते भाई, हार्मफुल या जो डिजीज कॉजिंग हो सकते हैं, पैथोजेनिक हो सकते हैं, इनकी ग्रोथ को सप्रेस करते हैं। विटामिन एनरिच्ड भी होती है ना बेटा, ठीक है। तो ये बेटर है कर्ड, किसको लेकर मेरा बच्चा, ये है किसको, मिल्क को लेकर, कर्ड का ये हो गया। ये तो हो गया कर्ड। कर्ड के अलावा भी हम बैक्टीरिया यूज करते हैं भाई। देखो भाई, आपको पता है माइक्रोब्स आर यूज्ड इन प्रिपरेशन ऑफ, दूसरा पॉइंट आप लिखेंगे, पहला कर्ड हो गया, दूसरा आप लिखेंगे बेटा माइक्रोब्स आर यूज्ड इन द प्रिपरेशन ऑफ डाउ या डफ, जिसको आप कहते हैं डाउ, जो कहते हैं भाई, है ना, जो नीडेड फ्लोर होता है बेटा, उसको बनाने में यूज करते हैं। क्या होता है बेटा, माइक्रोब्स आर यूज्ड इन द प्रिपरेशन ऑफ डाउ। डाउ इज देन यूज्ड इन, है ना, डाउ को हम यूज करते हैं इन द प्रोडक्शन ऑफ व्हाट यू कॉल इज ब्रेड, ब्रेड बनाने में यूज करते हैं बेटे। ये जो सर क्या मामला है, मैं थोड़ा सा ये समझाऊंगा। ब्रेड बनाने में या बेकर्स भी इसका इस्तेमाल करते हैं बेटा, या घरों में अगर आप ब्रेड बनाना है, आपने जो आटा है उसको नीडेड किया, यू प्रॉपरली नीडेड द फ्लोर को अच्छे से गूंदा, उसके बाद क्या किया बेटे, जो ये आटा था उसमें आपने ऐड कर दिया, मार्केट में आती है वो जो बेकर्स असल में यूज करते हैं बेटा, वो व्हाइट कलर की पाउडर, वो यीस्ट पाउडर होती है बेटा। मान लो ये आटा हुआ है, ये बूंदा हुआ आटा है बेटा, गूंदा हुआ आटा, सॉरी, ये आटा है बेटा, इसमें आपने ऐड क्या कर दिया, आपने बेटा यीस्ट पाउडर ऐड कर दिया, मैं कहूंगा आपने ईस्ट को ऐड कर दिया। ये क्या करता है बेटे, उसके बाद हम क्या करते हैं इसको बेटा, व्हाट वी डू इज दैट, या व्हाट बेकर डू इज दैट, ये बेटा एनारोबिक कंडीशन में इसको रखते हैं बेटा, या फिर दम्श बनाकर उनको मैंने उसको ये रखते। उसके बाद क्या हो जाता है बेटा, ये जो यीस्ट है ये फर्मेंटेशन करता है। क्या करता है मेरा बच्चा, ये यीस्ट करता है फर्मेंटेशन, और जब फर्मेंटेशन करता है, फर्मेंटेशन के दौरान ये रिलीज करता है बेटा CO2, रिलीज ऑफ CO2 हो जाता है, और CO2 एस्केप करने की कोशिश करता है भाई, आटे से बाहर निकलने की कोशिश करता है, डो से बाहर निकलने की कोशिश करता है बेटा, जिसकी वजह से, जिसको लीवरिंग आप कहते हैं, इसकी वजह से जो आपका डो हो जाता है बेटा, डफ जो होता है बेटा, जो ये बन जाता है स्पॉन्जी, या ये बन जाता है पफी, है ना, ये बनता है भाई क्या, स्पॉन्जी, या ये बनता है पफी, जिसके वजह से आपका ब्रेड सॉफ्ट हो जाता है। देखो आपको लिखना है क्या है, माइक्रोब्स आर यूज्ड इन द प्रिपरेशन ऑफ डाउ। डाउ को हम यूज, ये किस माइक्रोब का यूज करते हैं बेटा आप डाउ बनाने में, ईस्ट। ईस्ट जो है बेटा ये एक एस्कोमाइसीट है, इसका साइंटिफिक नेम है सैक्रोमाइसीज, है ना, सैक्रोमाइसीज, सैक्रोमाइसीज सर्वेसिस, आप लिख सकते बेटा ये चीज। तो इस तरीके से हम ये बनाने के, ब्रेड बनाने के मामले में भी इसको यूज करते हैं, कहां, घरों में। देखो बेटा, वन ऑफ द ओल्डेस्ट आइटम्स दैट वाज प्रोड्यूस्ड यूजिंग माइक्रोब्स इज चीज। जो हम चीज बनाते हैं ना बेटा, जो हम चीज बनाते हैं, जो हम बेटा मेरा क्या बनाते हैं, चीज। चीज बनाने में भी हम माइक्रोब्स का यूज करते हैं बेटे। चीज अलग अलग किस्म की होती है भाई। आप देखो यार, एक चीज है जिसको आप कहते हैं बेटा स्विस चीज। एक चीज का एक टाइप बनता है बेटा, उसको हम कहते हैं स्विस चीज। ये स्विस चीज जो होती है भाई, ये पोरस होती है, और इसको बनाने में हम यूज करते हैं एक बैक्टीरिया जिसका नाम है प्रोपियोनी, प्रोपियोनी, प्रोपियोनी बैक्टीरियम शर्मैनी, है ना।
ये यूज कर देना ये भाई, या नोट कर लेना। चीज जब हम घर में बनाते हैं ना बेटा, हम चीज भी एक चीज का कौन सा टेक्सचर आएगा, कौन सा फ्लेवर आएगा बेटा, ये भी माइक्रोब्स डिसाइड करते हैं बेटे। एक चीज बनती है घर में जिसको हम कहते हैं पोरस चीज, जिसपे वो स्ट्रॉक होल्स रहते हैं बेटा सरफेस पर, वो ड्यू टू रिलीज ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड हुआ होता है बेटा। उसको बनाने में हम एक बैक्टीरिया का यूज करते हैं बेटे। आप सिंपल यूज करेंगे, लिखेंगे बोर्ड एग्जाम्स में, माइक्रोब्स आर आल्सो यूज्ड इन द हाउस होल्ड फॉर द प्रोडक्शन ऑफ चीज। और चीज बनाने में आप एक किस्म का चीज बनाते हैं जिसको आप स्विस चीज कहते हैं। ये पोरस चीज होती है बेटा, और इसको बनाने में एक बैक्टीरिया का इस्तेमाल किया जाता है, और उस बैक्टीरिया का नाम है प्रोपियोनिबैक्टीरियम शर्मैनी। तो ये भी आप बच्चा मेरा याद करेंगे। एक और चीज होता है बेटा, इसको हम कहते हैं रॉकी फोर्टाई चीज। एक और किस्म का चीज होता है बेटा, इसको हम कहते हैं रॉकी फोर्टाई चीज। इसको बनाने में हम बेटा फंगस का यूज करते हैं, और जो फंगस यूज होता है भाई वो होता है पेंसिलियम रॉकी फोर्टाई। तो आप पूरा नाम लिखिए, पेंसिलियम रॉकी फोर्टाई, रॉकी फोर्टाई। तो ये भी बेटा मेरा आप नोट करेंगे। तो इस तरीके से हम चीज बनाने में भी हम इसको यूज करते हैं बेटा, ठीक है। तो एक और चीज मैं कहूंगा बेटा, इट्स यूज टू मेक सेवरल ड्रिंक्स। बैक्टीरिया आर यूज टू मेक सेवरल ड्रिंक्स, है ना, सेवरल ड्रिंक्स इन हाउस होल्ड्स। देखो बेटा मेरा, साउथ इंडिया में एक पाम का ट्री होता है, इसको हम कहते हैं टॉडी पाम। टॉडी पाम का सैप लिया जाता है बेटा, उसको इंसिशन दिया जाता है, कट दिया जाता है, उसका सैप लिया जाता है, और उस टॉडी पाम का सैप लिया जाता है, और सैप की फर्मेंटेशन की जाती है बेटा बैक्टीरिया को यूज करके। तो एक बेहतरीन ड्रिंक बनाई जाती है ना। तो ये भी आप यूज कर सकते बेटे। जैसे हम पिकल्स वगैरह घर में बनाते हैं भाई, उनमें भी बैक्टीरिया यूज हो जाते हैं। तो आप लिख सकते हैं, बैक्टीरिया आर यूज्ड इन द फर्मेंटेशन ऑफ, बैक्टीरिया आर यूज्ड इन द फर्मेंटेशन ऑफ, है ना, इन द फर्मेंटेशन ऑफ सोयाबीन, है ना, मीट, सोयाबीन मीट एंड बैम्बू शूट्स। बैम्बू होता ना बेटा, उसके शूट को भी फर्मेंट किया जाता है। सो दिस इज व्हाट वी हैव, रोल ऑफ बैक्टीरिया इन व्हाट इज कॉल्ड एज हाउस होल्ड प्रोडक्ट्स। आपका सवाल था बैक्टीरिया का हाउस होल्ड प्रोडक्ट में क्या रोल है। नंबर 1 कर्ड बनाते हैं, नंबर 2 बेटा हम डाउ आटा बनाते हैं बेटा, नंबर फिर हमने डिस्कस किया बेटा माइक्रोब्स कर्ड बनाते हैं, उसके बाद हमने बोला बेटा डिफरेंट चीज बनाते हैं, उसके बाद और भी 2-3 चीजें लिखी, उनको अच्छे से आप नोट्स करिए। व्हाट आर बायो कंट्रोल एजेंट्स एंड व्हाट इज देयर सिग्निफिकेंस, ठीक है ना बेटा। ये बायो कंट्रोल एजेंट क्या है? देखो मेरा बच्चा, बायो कंट्रोल हम नॉर्मली पेस्ट्स को कंट्रोल कैसे करते हैं भाई, आप बताइए। पेस्ट्स जो है, एनी अनवांटेड ऑर्गेनिज्म विच डैमेज योर क्रॉप्स, दोज आर नोन एज पेस्ट्स, है ना। पेस्ट्स जो होता है बेटा, पेस्ट इंसेक्ट भी हो सकता है, कोई माइक्रोब भी हो सकता है। अब पेस्ट्स को कन्वेंशनली हम कैसे कंट्रोल करते थे? यूजिंग केमिकल पेस्टिसाइड्स, यूजिंग केमिकल पेस्टिसाइड्स। तो नॉर्मली हम क्या करते बेटा, जब भी पेस्ट्स को कंट्रोल करना होता है ना बेटा, उनको हम कंट्रोल करते हैं यूजिंग केमिकल पेस्टिसाइड्स। लेकिन केमिकल पेस्टिसाइड्स जो होते हैं बेटा, दे आर समटाइम्स दे मे बी नॉन बायोडिग्रेडेबल, जैसे डीडीटी का यूज करते थे। दे हैव वेरी वेरी व्हाट इज कॉल्ड एज पोल्यूशन इश्यूज, इनके बहुत सारे पोल्यूशन इश्यूज है बेटा। ये रन ऑफ हो जाते हैं बेटा, वाटर बॉडीज में भी पहुंचते हैं और वहां भी नुकसान करते हैं। आजकल आप जानते हैं मेरा बच्चा कि हम एक ऑर्गेनिक फार्मिंग की ओर मतलब मूव कर रहे हैं, शिफ्ट कर रहे हैं। यहां बताता चलो ऑर्गेनिक फार्मिंग क्या होती है बेटे, जहां बिल्कुल हम कोई भी केमिकल यूज नहीं करते, ना ही केमिकल फर्टिलाइजर्स का यूज करते हैं, ना ही बेटा मेरा केमिकल पेस्टिसाइड्स का यूज करते हैं, कोई भी केमिकल यूज नहीं करते बेटा। तो हम बिल्कुल ऑर्गेनिक चीजों का इस्तेमाल करते हैं, उसी को ऑर्गेनिक फार्मिंग कहते हैं। इसी तरीके से हमने एक चीज बोली थी ऑब्जेक्टिव में आपको, आईपीएम, इंटीग्रेटेड पेस्ट मैनेजमेंट। बायो कंट्रोल एजेंट्स क्या होते बेटे, ये वो मतलब ऑर्गेनिज्म्स है विच कंट्रोल व्हाट इज कॉल्ड एज अदर, तो मैं लिखूंगा बायो कंट्रोल एजेंट्स की डेफिनेशन लिखूंगा, बायो कंट्रोल लिखूंगा मैं पहले,
कंट्रोलिंग पैथोजेंस, पैथोजेंस को कंट्रोल करना यूजिंग बायोलॉजिकल ऑर्गेनिज्म्स, using biological organisms or their products, है ना बेटा, or their products। आप यूज करो बायोलॉजिकल ऑर्गेनिज्म्स को खुद ही, या उनके प्रोडक्ट को इस्तेमाल करो पेस्ट्स को कंट्रोल करने के लिए। इसी को बायो कंट्रोल कहते हैं बेटा, ठीक है ना बेटा। बायो कंट्रोल में आप और एक चीज याद रखेंगे, बायो कंट्रोल इज बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ प्रीडेशन। Biocontrol is based on the biocontrol is based on the biocontrol is based on the principle of predation। ये प्रिंसिपल ऑफ प्रीडेशन पर बेस्ड होता है बेटा। जैसे प्रीडेटर अपने प्रे को खाता है भाई, उसी तरीके से हम क्या करते हैं बेटा, इसी तरीके से ये भी काम करता है, ठीक है ना भाई। जैसे आपको पता होगा ऑस्ट्रेलिया में कैक्टस की ओवर ग्रोथ को कंट्रोल किया गया था बाय यूजिंग कैक्टोब्लास्टर्स कैक्टोरमॉर। इसकी एक एग्जांपल मैं यहां पर कोट करूंगा बेटे। इसकी एक इन ऑस्ट्रेलिया है ना, ओवर ग्रोथ ऑफ कैक्टस was overgrowth of cactus was controlled by introducing its natural predator जो एक मौत होती है बेटा, है ना, प्रीडेटर ब्रैकेट में लिखना, जो कि एक मौत होती है बेटा, कैक्टोब्लास्टिस ब्लास्टल्स कैक्टोरम। अब आपके लिए मैं बेटा, आपके लिए आज थोड़ा सा चेक करेंगे, क्योंकि बाद में मैंने देखा आप बहुत ही सुस्त हो रहे भाई। एनसीईआरटी खोल के मुझे बोलना ड्रैगन फ्लाइज कैसे एक्ट करती है एज बायो कंट्रोल एजेंट्स, गैम्बोसा फिश कैसे यूज होता है भाई, इनका यूज बता देना। आई वुड बी वेरी वेरी eagerly waiting for your responses in what is called as, शाबाश। ये तो वहां 2 मार्क्स का क्वेश्चन आता है बेटे, व्हाट आर बायो कंट्रोल एजेंट्स। तो आप मैंने डेफिनेशन बता दिया। या देखो भाई, मुझे आप एक चीज और जो है भाई, आपको पता है ट्रांसजेनिक क्रॉप के बारे में आपने सुना होगा, बीटी कॉटन, जिसमें हम क्या यूज करते हैं बेटे, बैसिलस thuringiensis का क्राइजीन, है ना। तो मुझे ये बता देना ड्रैगन फ्लाइज और गैम्बोसा फिश बी बायो कंट्रोल एजेंट्स में यूज किए जाते हैं और कैसे यूज किए जाते हैं, ये मेरे को बता देना बेटा। अच्छा, ये वो वाला स्लाइड था जो हम, अच्छा, व्हाट आर बायो फर्टिलाइजर्स। अगेन आई एम कमिंग टू द सेम डिटेलिंग, दैट्स ऑर्गेनिक फार्मिंग। अगेन हम ऑर्गेनिक फार्मिंग का ही कॉन्सेप्ट की, देखो आपका यहां पर एक और क्वेश्चन मैंने क्लियर कर दिया, वो है ऑर्गेनिक फार्मिंग। ऑर्गेनिक फार्मर का बिलीफ है कि मेरे फील्ड में कोई भी केमिकल चीज नहीं आनी चाहिए, ना ही केमिकल फर्टिलाइजर, ना ही केमिकल पेस्टिसाइड, है ना बेटा, ना ही कोई केमिकल हार्मोन, कुछ नहीं। ये नेचर के ऑर्गेनिक चीजों में बिलीव करता है, उसी को ऑर्गेनिक फार्मिंग कहते हैं, जिसमें आईपीएम भी जिसका पार्ट है बेटा, इंटीग्रेटेड पेस्ट मैनेजमेंट। अब व्हाट आर बायो फर्टिलाइजर्स। कन्वेंशनली आप यूज क्या करते हैं बेटा, कन्वेंशनली यूज करते थे हम केमिकल फर्टिलाइजर्स। कन्वेंशनली हम यूज करते हैं भाई केमिकल फर्टिलाइजर्स, है ना मेरा बच्चा, हम यूज करते हैं केमिकल फर्टिलाइजर्स, है ना। जैसे आपके घरों में अक्सर रहते हैं बेटे एनपीके, यूरिया, है ना, एंड ऑल दैट। वेरी गुड। अब कन्वेंशनली तो हम यूज यही करते हैं, लेकिन केमिकल फर्टिलाइजर्स का अगेन वही डिमेरिट है, दे हैव पोल्यूशन इश्यूज, दे हैव ट्रेमेंडस पोल्यूशन इश्यूज, दे कॉज problems in the water bodies when the agriculture runoff reaches to a main water body. It causes eutrophication in water bodies, algal blooms and all that. तो इनकी बहुत सारी खामियां हैं बेटे। अब हम क्या करते हैं कि हम केमिकल फर्टिलाइजर्स को यूज ना करेंगे, हम बायो फर्टिलाइजर्स को यूज करेंगे। पहले आ जाओ बच्चों, बायो फर्टिलाइजर का डेफिनेशन बताओ, है ना। बायो फर्टिलाइजर्स होते हैं बेटा मेरा, शाबाश,
बायो फर्टिलाइजर्स होते मेरा बच्चा। क्या होते हैं बायो फर्टिलाइजर्स? दीज आर बायोलॉजिकल ऑर्गेनिज्म्स, दीज आर बायोलॉजिकल ऑर्गेनिज्म्स, ये बायोलॉजिकल ऑर्गेनिज्म्स होते बेटा विच इंक्रीज न्यूट्रिशनल क्वालिटी ऑफ द सॉइल। ये लिख लेना बेटे, ये बायो फर्टिलाइजर की डेफिनेशन हो गई। दीज आर बायोलॉजिकल ऑर्गेनिज्म, ये बायोलॉजिकल ऑर्गेनिज्म होते हैं बेटा विच इंक्रीज न्यूट्रिशनल क्वालिटी ऑफ द सॉइल, जो सॉइल की न्यूट्रिशनल क्वालिटी को इंप्रूव कर लेते हैं बेटे, ठीक है ना। अब बायो फर्टिलाइजर्स में क्या क्या आते हैं? बायो फर्टिलाइजर्स में आपके बैक्टीरिया आ जाते हैं, आपके साइनोबैक्टीरिया आ जाते हैं बेटे, और यहां के यहां कुछ फंजे भी आ जाते हैं। तो आप लिखेंगे दूसरा पॉइंट, एक तो बायो फर्टिलाइजर, पहले आप जब आप स्टार्ट करेंगे इस क्वेश्चन का, आप पहले लिखेंगे कन्वेंशनली वी यूज केमिकल फर्टिलाइजर, बट केमिकल फर्टिलाइजर्स आर एसोसिएटेड विद सॉइल पोल्यूशन, वाटर पोल्यूशन एंड ऑल दैट। They cause algal blooms in the water bodies, they cause eutrophication of water bodies। तो थोड़ा सा कॉन्टेक्स्ट बनाएंगे। नाउ ऑर्गेनिक फार्मर्स यूज बायोफर्टिलाइजर। बायोफर्टिलाइजर क्या है उसका डेफिनेशन बता दिया आपको बेटा। उसके बाद हमने बोला क्या आते हैं इसमें, बैक्टीरिया आते हैं, साइनोबैक्टीरिया आते हैं और फंजे आ जाते हैं। आइए थोड़ा सा डिस्कस करेंगे बेटे। आप लोगों को पता होगा भाई मेरे, आपको पता होगा सर क्या पता है, आपको पता है नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया के बारे में। जो नाइट्रोजन को फिक्स करते हैं, डाई नाइट्रोजन को फिक्स करते हैं इन ऑर्गेनिक फॉर्म्स ऑफ द नाइट्रोजन लाइक अमोनिया एंड ऑल दैट स्टफ, ठीक है। नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया दो किस्म के होते हैं बेटे। एक होता है मेरा बच्चा सिम्बायोटिक नाइट्रोजन फिक्सर्स, एक होता है सिम्बायोटिक नाइट्रोजन फिक्सर्स, और एक और होता है फ्री लिविंग नाइट्रोजन फिक्सर्स। सिम्बायोटिक नाइट्रोजन फिक्सेशन में आपको पता होगा, सब लोगों को पता होता है राइजोबियम। बहुत छोटी क्लासों से आप पढ़ते आते हैं भाई, जो कि रूट नोड्यूल्स बनाते हैं किनके अंदर, लिग्यूम्स के अंदर, है ना बेटा। आपको पता है जो ये राइजोबियम होता है ये रूट के कॉर्टेक्स में जाता है और वहां एक स्ट्रक्चर बनाता है, इसको हम रूट नोड्यूल कहते हैं। और रूट नोड्यूल में रह कर ये बेटा क्या बनाता है, अंदर नाइट्रोजन फिक्स करता है, नाइट्रोजन को अमोनिया में कन्वर्ट करता है, वो प्लांट को देता है, प्लांट अमोनिया को अमीनो एसिड में कन्वर्ट करता है और अमीनो एसिड को प्रोटीन में कन्वर्ट करता है। इंटर्न इसको भी फायदा मिलता है बेटा प्लांट से, तो इसको हम कहते हैं राइजोबियम। एक और आपको पता होगा फ्रैंकिया, एक और जो नॉन लिग्यूमिनस प्लांट्स में जैसे एलनस वगैरह, ये नॉन राइजोबियल बैक्टीरिया है और ये भी नाइट्रोजन फिक्स करता है सिम्बायोटिकली विद द प्लांट कॉल्ड एज एलनस या कैजुएरिना, उनके साथ करता है ये, ठीक है। फ्री लिविंग हो गए भाई, ये किसी प्लांट के साथ तो जुड़े नहीं है, दे लिव फ्रीली इन द सॉइल एंड फिक्स नाइट्रोजन। इनमें एक एग्जांपल आता है आपका एजोटोबैक्टर, है ना, इसमें एक एग्जांपल आता है मेरे बच्चा एजोटोबैक्टर, दूसरा आता है एजोस्पाइरिलम, और भी आते हैं बेटा बहुत सारे, बेजरंकिया, क्लोस्ट्राइडियम एंड ऑल दैट। ये क्या करते हैं बेटा, ये बिना किसी, देखो मतलब ये मान लो ये यहां पर एक प्लांट को मैं शो कर रहा हूं, ठीक है, ये मान लो बेटा यहां पर एक प्लांट है, ठीक है, और ये प्लांट का हो गया नॉन ग्रीन रूट, ठीक। तो अब ये क्या है, ये वाले बैक्टीरिया क्या करते हैं बेटा, ये सॉइल में ऐसे रहते हैं, है ना, ये सॉइल में ऐसे रहते हैं और ये वहां अपने सेल्स के अंदर नाइट्रोजन फिक्स करते हैं ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ एंजाइम नाइट्रोजनेज। फिर जब ये मर जाते हैं, इनका लाइफ जनरेशन टाइम बहुत कम होता है, ये मर भी जल्दी जाते हैं और न्यूट्रिएंट को इधर रिलीज करते हैं। तो यहां पर ये न्यूट्रिएंट को रिलीज करते हैं, मतलब नाइट्रोजन, फिक्स्ड नाइट्रोजन को रिलीज करते हैं, वहां से प्लांट एब्जॉर्ब कर लेते हैं। इनको हम कहते हैं फ्री लिविंग नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया। इसी जीवन में हम एक और चीज ऐड करते हैं बेटा, वो है साइनोबैक्टीरिया। अब कुछ साइनोबैक्टीरिया भी ये काम करते हैं नाइट्रोजन फिक्सेशन का। साइनोबैक्टीरिया को हम ब्लू ग्रीन एल्गी भी कहते हैं, जिसमें आप याद रख सकते हैं बेटा नोस्टॉक है, एनाबियाना है, ऑस्लिटोरिया है,
ये जो है मेरा बच्चा, ये कुछ साइनोबैक्टीरिया है जो नाइट्रोजन फिक्सेशन करते हैं बेटा, ठीक है। तो ये नाइट्रोजन फिक्सेशन करते हैं, ये हम अक्सर यूज करते हैं बेटा पैडी फील्ड्स में, पैडी फील्ड में हम इनको ग्रो करते हैं भाई, और ये वहां नाइट्रोजन फिक्स करते हैं। देखो इनका ये एक और इनका एक एडवांटेज है ओवर बैक्टीरिया, साइनोबैक्टीरिया का एक एडवांटेज है, दे फिक्स बोथ नाइट्रोजन एज वेल एज कार्बन। देखो भाई आपने राइजोबियम यूज किया, वो सिर्फ क्या करेगा, वो सिर्फ नाइट्रोजन को फिक्स करेगा, लेकिन अगर आपने इनमें से किसी को यूज किया, ये फोटोसिंथेसिस भी करेगा, और फोटोसिंथेसिस में ये कार्बन डाइऑक्साइड भी फिक्स करेगा, मतलब कार्बन के सोर्स भी बनाएगा, ग्लूकोज बनाएगा, सक्रोज बनाएगा, और वो भी सॉइल में छोड़ देगा भाई, है ना, शुगर्स भी बनाएंगे। और इनका एक और ये फायदा है, वो ये है, दे फिक्स नाइट्रोजन इवन इन, दे फिक्स नाइट्रोजन, ये नाइट्रोजन को फिक्स करते हैं इवन इन एक्वाटिक कंडीशंस, है ना, जहां पर बैक्टीरिया ज्यादा नहीं कर पाते हैं, नाइट्रोजन फिक्स ये वहां पर भी करते हैं। तो ये हो गया भाई साइनोबैक्टीरिया, साइनोबैक्टीरिया हो गया, बैक्टीरिया हो गया बेटे। अब हम थोड़ा फंजे के बारे में बात करेंगे बच्चों। यहां पर जब मैं फंजे के बारे में बात करूंगा तो मान लूंगा ये एक मेरे पास एक प्लांट है, ये मेरे पास एक प्लांट है बेटा, है ना, ये एक मेरे पास प्लांट है, और ये इस प्लांट के हो गए रूट, ये होगी सॉइल की लेवल, ये इसके रूट हो गए। आपको पता है ना बेटा, ये जो क्या होते भाई, ये रूट्स ऑफ हायर प्लांट जो है, इनके साथ जुड़ा होता है भाई फंगल माइसीलियम, इनके साथ जुड़ा होता है फंगल माइसीलियम, और ये फंगल माइसीलियम एसोसिएशन ऑफ फंगल माइसीलियम with the roots of higher plants, association of fungal mycelium with the roots of higher plants is called as mycorrhizae। माइको का मतलब होता है माइको का मतलब होता है फंजाई, और राइजी का मतलब होता है रूट। देखो इस एसोसिएशन को आप माइकोराइजी कहते हैं। सर इस एसोसिएशन का क्या फायदा हो गया प्लांट को? देखो बेटा ये फंगल माइसीलियम सॉइल में बहुत दूर दूर तक चला जाता है और वहां से वाटर मिनरल एब्जॉर्ब कर लेता है, और पर्टिकुलरली ये फॉस्फोरस एब्जॉर्ब करते हैं इन द फॉर्म ऑफ फॉस्फेट्स, है ना, फॉस्फोरस को एब्जॉर्ब करते हैं, और ये फॉस्फोरस एब्जॉर्ब करते करते या बाकी वाटर मिनरल जो है वाटर भी और बाकी मिनरल्स भी एब्जॉर्ब करते हैं, और ये प्लांट के रूट तक पहुंचाते हैं, है ना, ये प्लांट के रूट तक पहुंचाते हैं। तो इन्होंने मिनरल ऐड कर दिया, मिनरल क्वालिटी इंप्रूव कर दी प्लांट की, तो ये भी बायोफर्टिलाइजर हो गया। और इसमें फंजे का एक इंपॉर्टेंट जीनस इन्वॉल्व होता है भाई, दैट इज ग्लोमस। ग्लोमस फंजे जो है बेटा, ये माइकोराइजल एसोसिएशंस में बहुत इन्वॉल्व होता है, यानी कि फंगल पार्टनर जो होता है ये अक्सर ग्लोमस होता है मोस्ट ऑफ द टाइम। पर ये ग्लोमस एक जीनस है जो इन एसोसिएशंस में देखा जाता है। और दे मेक द प्लांट ड्राउट रेजिस्टेंस, क्योंकि ये बहुत दूर दूर से डीपर लेयर से पानी लाते हैं, दे सिट्रस रेजिस्टेंस बढ़ाते हैं बेटा, और रूट बॉर्न पैथोजन से भी बचाते हैं। तो माइकोराइजा के कई फायदे हो गए भाई। ये ड्राउट टॉलरेंस, ये जो माइकोराइजा है, माइकोराइजा इंक्रीज व्हाट, ड्राउट टॉलरेंस इन द प्लांट। ये प्लांट में ड्राउट टॉलरेंस को बढ़ाते हैं क्योंकि डीपर लेयर से वाटर देते हैं बेटा, एंड रूट बॉर्न पैथोजन से बचाते हैं, रूट बॉर्न पैथोजन से भी ये बचाते हैं। तो दिस इज व्हाट वी कॉल्ड एज बायो फर्टिलाइजर्स। अब तो हो गया मेरा बच्चा बायोगैस, प्लांट इन डिटेल ये आ सकता है बेटा इन द फॉर्म ऑफ ए लॉन्ग आंसर टाइप। तो बायोगैस किसको कहते हैं भाई? इट्स नॉट अ सिंगल गैस, इट्स अ मिक्सचर ऑफ गैसेस। Biogas is not a single gas, it is a mixture of gases with methane
being its with methane being predominant gas. ठीक है ना बेटा, ये जो बायोगैस होता है ना बेटा, इसका नंबर 1 कंपोनेंट होता है मीथेन। सर मीथेन कितना होता है, इसमें माना जाता है 50 to 75% तक मीथेन गैस ही होता है। और उसके बाद दूसरे नंबर पर CO2, ये होता है बेटा 20 to 25% तक। बाकी गैसेस भी इसमें होते हैं भाई, H2S होता है, या हाइड्रोजन हो सकता है, या बाकी हो सकते हैं, मगर ये ट्रेसेस में होते हैं। तो सर क्या है ये बायोगैस? बायोगैस कोई एक गैस नहीं है बेटा, ये मिक्सचर ऑफ गैसेस होता है विद प्रेडोमिनेंट कंपोनेंट बीइंग व्हाट इज कॉल्ड एज मीथेन। मीथेन दूसरे नंबर पर बेटा इसमें CO2 होता है, और बाकी जो होते हैं ये ट्रेसेस में होते हैं, जैसे कि मैंने बता दिया। सर व्हाई इज दिस बायोगैस प्रोड्यूस्ड एट ऑल, व्हाट इज इट्स सिग्निफिकेंस? बायोगैस इसलिए बनाया जाता है बेटा बिकॉज इट्स इनफ्लेमेबल, ये जलाया जा सकता है, एंड इट कैन बी यूज्ड एज ए फ्यूल। तो बायोगैस जो है इसको हम फ्यूल की तरह यूज कर सकते हैं, क्योंकि ये जलता है बेटा, फ्लेम प्रोड्यूस करता है। ये हम डोमेस्टिक मतलब ना हाउस होल्ड्स में हम यूज करते हैं, वो ना अपने गैस बर्नर्स को बर्न करने के लिए, बाकी चीजें। तो ये इसलिए बनाया जाता है, आपको ये दिमाग में रहना चाहिए कि बायोगैस क्यों बनाया जाता है। ठीक है, ये चीपर है बेटा, इसका एक और है, ये चीपर होता है एज कंपेयर टू रेस्ट ऑफ द व्हाट यू कॉल्ड एज फ्यूल्स, और ये लेस पोल्यूटिंग या पोल्यूशन कॉज नहीं करता है। ओ यार बात सुन यार, पहले देख तू बायोगैस है क्या। बायोगैस कोई एक गैस नहीं है, द मिक्सचर ऑफ गैसेस जिसमें प्रेडोमिनेंट कंपोनेंट मीथेन है, उसके बाद दूसरे नंबर पर कार्बन डाइऑक्साइड है, और बाकी सभी गैसेस जो इसमें रहते हैं वो ट्रेसेस के फॉर्म में रहते हैं। बायोगैस हम क्यों बनाते हैं? बायोगैस इज हाईली इन्फ्लेमेबल, ये इन्फ्लेमेबल होता है बेटा, और इसको हम यूज करते हैं घरों में, हाउस होल्ड्स में हम यूज करते हैं इसको बेटा, बर्नर्स वगैरह में, वहां हम इसको यूज कर लेते हैं पकाने वकाने के लिए, जो भी है, लाइटनिंग के लिए भी, लाइटिंग के तौर पर भी हम इसको इस्तेमाल कर सकते हैं मेरे बच्चे। तो ये हो गए, ठीक है ना। अब ये जो बायोगैस है ना, बायोगैस में क्या मामला है इसका, एक मतलब एक ना क्या बोलते हैं इसको, बोलते हैं बेटे मेरे कि एक इसका जो डिजाइन होता है वो क्या होता है भाई। इसमें एक गड़ा खोदा जाता है बेटा, जैसा कि आप इस डायग्राम में देख सकते हैं, जिसको हम कहते हैं बेटा डाइजेस्टर, यहां लिखा है। ये डीप जमीन में एक गड़ा खोदा जाता है, कंक्रीट होता है बेटा, इसको हम डाइजेस्टर कहते हैं। ठीक है, इसी डाइजेस्टर में हम फीड करते हैं डंग वाटर। क्या यूज करते हैं बेटे? इसमें हम डंग, देखो रूरल एरिया में डंग बहुत बनता है भाई, है ना, डंग बहुत बनता है, जैसे काउडंग होता है बेटा, वगैरह वगैरह, वो जो भी, या जो हमारे क्रॉप रेजिड्यूज होते हैं बचा हुआ है ना वो, या आप ला सकते हैं बेटा यही एजोला पेजोला जो भी होते हैं वाटर बॉडी से उठाकर, वो भी आप इसमें फीड कर सकते हैं। और उस सब को मतलब यहां पर हम फीड करेंगे शॉर्ट में ऑर्गेनिक मैटर, जिसका मेजर कंपोनेंट है डंग, है ना। डंग जो हम यूज करते हैं भाई, डंग और बाकी ऑर्गेनिक मैटर भी यूज कर सकते हैं आप, प्लांट वेस्ट आप यूज कर सकते हैं, ठीक है कि नहीं। आप बेटा जो भी है ना, वीड्स वगैरह को यूज कर सकते हैं, जो भी मिले वो इसमें डाल देना। और वाटर यहां पर इसको ऐड करते हैं, डंग प्लस वाटर जब हम बनाते हैं इसको हम स्लरी कहते हैं। तो इसको हम एक पेस्ट बनाते हैं जिसको हम स्लरी कहते हैं, ठीक है ना। जो आपने गड़ा खोदा था बेटा, जिसको आप डाइजेस्टर कहते हैं बेटा, ये डीप होता है भाई, इसी में हम ये फीड करते हैं, ठीक है ना। डाइजेस्टर में हमने यहां से स्लरी को यहां फीड कर दिया बेटा। अब जब स्लरी में इसको हमने स्लरी को हमने डाइजेस्टर में फीड कर दिया, ऑलरेडी ये जो काउडंग होता है, ये जो डंग होता है बेटा, इसमें कुछ बैक्टीरिया होते हैं जिनको आप कहते हैं मिथेनोजेंस। जो रिमिनेंट ऑफ जो गट होता है, रूमिन होता है ना बेटा कैटल का, उसमें ऑलरेडी प्रेजेंट होता है बेटा क्या, मिथेनोजेंस। अब आपने स्लरी ऐड कर दी, एनारोबिक कंडीशंस को क्रिएट कर दिया, आपने यहां स्लरी ऐड कर दी, यहां से बिल्कुल आपने एनारोबिक कंडीशन क्रिएट कर दी। अब एनारोबिक कंडीशन में क्या हो जाता है बेटा, एनारोबिक कंडीशन में ये फर्मेंटेशन करते हैं। ऑलरेडी जो आपने स्लरी ऐड कर दी, इसमें क्या है यार, तुम बता नहीं रहे हो यार, इसमें ऑलरेडी आपके हैं मेथेनोजेंस, मीथेन प्रोड्यूसिंग बैक्टीरिया, जिसमें मिथेनोकोकस, मिथेनोबैक्टीरियम, ये
मिथेनोजेंस में मिथेनोबैक्टीरियम नाम की एक एग्जाम्पल आपके एनसीईआरटी में है। दीज आर मीथेन प्रोड्यूसिंग बैक्टीरिया। व्हाट आपने कंडीशन कौन सी थी बेटा? एनारोबिक। और ये मेथेनोजन वहां फर्मेंटेशन करने लगते हैं बेटा, और फर्मेंटेशन के दौरान कई सारी गैसेस का फॉर्मेशन हो जाता है, और मिथेनोजेंस प्रॉपरली जो है बेटा ये ज्यादातर कौन सा गैस बना लेते बेटे? ये बना लेते मीथेन गैस, और बाकी कार्बन डाइऑक्साइड वगैरह भी बनता है, और एक गैस का मिक्सचर बनता है बेटा जिसको हम कहते हैं बायोगैस। अब ये जो बायोगैस है ना बेटा, यहां से आप देख सकते हो डायग्राम में, ये वाला चीज आप यहां से देख सकते हो बेटे, ये वाला चीज जो है, ये वाला चीज ये है गैस होल्डर, यानी कि जो गैस बनी वो अब इसमें होल्ड हो जाएगी, ठीक है ना। अब जितना गैस बनेगा ये ऊपर ऊपर चला जाएगा, और इसके साथ एक पाइपलाइन लगाई जाती है बेटा, और पाइपलाइन के थ्रू आप इसको बेटा पहुंचा सकते हैं डोमेस्टिक हाउस होल्ड्स में, घरों में पहुंचा सकते हैं आप बेटा। तो ये आपको बेसिक प्लान समझ में आ गया। आपने काउडंग को जमा किया, आपने प्लांट वेस्ट को जमा किया, आपने वीड वगैरह को जमा किया, उसको यहां पर पहले डाल दिया इस वाले टैंक के अंदर, वहां से एक वाटर भी मिला दिया इसके साथ, तो स्लरी बन गया, स्लरी पेस्ट एक बन गया। तो यहां पर आपने उसी को फीड किया डाइजेस्टर में। अब जो डाइजेस्टर में आपने फीड कर दिया, वहां पर क्या है बेटा, ऑलरेडी इस काउडंग के अंदर या डंग वाटर के अंदर मिथेनोजेंस होते हैं। तो ये क्या करते हैं बेटा, जिनमें एक टिपिकल एग्जांपल मिथेनोबैक्टीरियम है, आपने यहां एनारोबिक कंडीशन रख दी बेटा, और एनारोबिक कंडीशन में ये फर्मेंटेशन करने लगते हैं, और जब ये फर्मेंटेशन करते बेटा वहां ढेर सारे गैसेस बनते हैं, उसमें प्रेडोमिनेंटली मीथेन, मिथेनोजेन मीथेन का प्रोडक्शन करते हैं, और कार्बन डाइऑक्साइड वगैरह गैसेस भी बनाते हैं, और एक मिक्सचर ऑफ गैसेस बनता है जिसको बायोगैस, पाइपलाइन के थ्रू इसको किया जाता है। जो रेजिडुअल मटेरियल रहता है बेटा उसको हम एज स्लज यहां से निकालते हैं, यहां पर देख सकते हैं आप, यहां पर स्लज, और इस स्लज को एज मैन्योर यूज कर सकते हैं, हम खेतों में हम यूज कर सकते हैं। तो इस तरीके से ये बनाया जाता है। अब गैस कौन सा बनेगा बेटा, वो डिपेंड करेगा आपका आपने किस तरीके का ऑर्गेनिक मटेरियल फीड किया, और कौन सा माइक्रोब अंदर बैठा है, कौन सी कंडीशंस अंदर है, उस तरीके के गैसेस बन जाते हैं। उसके बाद ये जो भाई बायोगैस प्रोडक्शन का जो मामला है बेटे, चूंकि ये एफिशिएंट फ्यूल की तरह यूज किया जा सकता है, चीपर है, पोल्यूशन फ्री है, इसको इंडिया में स्टार्ट किया था बायोगैस, इसकी टेक्नोलॉजी को इंडिया में लाया था केवीआईसी, खादी एंड विलेज इंडस्ट्रीज कमीशन, इन कोलैबोरेशन विद आईएआरआई, इंडियन एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट। ये आपने ऐड करना है बेटे, इंडिया में ये बायोगैस वाली टेक्नोलॉजी लाई है इंडियन एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट। इन्होंने एक और के साथ हाथ मिलाया है केवीआईसी। केवीआईसी का फुल फॉर्म है खादी एंड विलेज इंडस्ट्री कमीशन, खादी एंड विलेज इंडस्ट्री कमीशन। तो इसके साथ हाथ मिलाकर इन्होंने बेटा ये बायोगैस प्लांट्स का टेक्नोलॉजी सेटअप किया, और ये ज्यादातर आपको रूरल एरियाज में मिलेंगे। रूरल एरियाज में क्योंकि डंग की अवेलेबिलिटी ज्यादा रहती है, इसलिए रूरल एरियाज में ज्यादा मिलेंगे। देखो यार, अगर आपको बायोगैस पूछा गया, वहां डायग्राम पेश कर लो, बायोगैस की डेफिनेशन डाल दो, बायोगैस की डेफिनेशन आपने डाल दी, इसमें ये होता है, डायग्राम बना दिया भाई। ये क्यों बनाते हैं बायोगैस? क्योंकि इन्फ्लेमेबल है, फ्यूल की तरह यूज कर सकते हैं, कॉस्टली भी नहीं है, चीपर है, पोल्यूशन फ्री है, ठीक है ना। और यहां पर क्या करते हैं, यहां पर क्या करते हैं, यहां पर क्या करते हैं, वो लिख सकते हैं। और कहां से ये टेक्नोलॉजी इंडिया में आई थी, यू कैन जॉट इट डाउन देयर एंड यू विल गेट फुल मार्क्स बेटा। दिस वाज ऑल अबाउट व्हाट वी कॉल्ड एज माइक्रोब्स इन ह्यूमन वेलफेयर। लेट वी मीट इन नेक्स्ट एपिसोड विद इकोलॉजी। टिल देन, stay blessed. Allah Hafiz.